हाजिर खिदमत है एक नया नावल, वो लड़की जो सबसे अलग है, अज़ आयशा जुल्फ़िकार। माशरती रवैयों को उजागर करती ये कहानी दो लड़कियों की जिंदगी, अरेंज मैरिज और लव मैरिज के कॉन्सेप्ट पे बनी डोमेस्टिक वायलेंस को जाहिर करती ये कहानी पढ़ने वालों में खासी मकबूल चल रही है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ में सुनने वालों को भी ये ज़रूर पसंद आएगी। शुरू करते हैं वो लड़की जो सबसे अलग है, अज़ कलम आयशा जुल्फ़िकार। आखिरी क्लास के साथ ही छुट्टी की बेल हो गई थी। रोहा जल्दी आ जा, जल्दी। उसने सरद से अपनी किताबें बैग में घुसेड़ी और फाइल उठाते हुए खड़ी हो गई। रोहा! दरवाजे से बाहर निकलने के बाद भी अपने पीछे रोहा मुगल को ना पाकर उसे शदीद झंझलाहट हुई थी। वो भुन्नाकर दोबारा क्लास की तरफ आई। रोहा मैडम बड़ी फुर्सत से क्लास प्रॉक्टर से बातों में मसरूफ थी। रोहा, वैन निकल जाएगी। उसने उसे बाजू से पकड़कर खींचा। हाँ, बस आ रही थी मैं, वो अपना बैग उठाते हुए बोली और उसके पीछे ही बाहर निकल आई। मगरिब होने में कुछ ही देर बाकी थी। मोबरा और रोहा दोनों डिस्ट्रिक्ट ग्रेजुएट कॉलेज से बीएस कंप्यूटर साइंस कर रही थी। भागम भाग दोनों बस स्टॉप तक पहुंची। वही वैन जिसमें वो दोनों रोजाना जाती थी तैयार खड़ी थी। भाई, सीट है? मोबरा ने कंडक्टर से पूछा। बाजी, आज तुसी लेट हो गए, बस फट्टे ते ही जग बची गई, वो बोला। ओ भाई, ये क्या बात हुई? तुम्हें जब पता है कि हमने रोज जाना होता है तो हमारी सीट क्यों नहीं रखी? रोहा को ताव आ गया। बाजी, मैनू लगा तुसी आई नहीं आज। वो लड़का शर्मिंदा सा हो गया। गुड़िया बेटे, फट्टे पर बैठ जाओ दोनों आमने सामने। ड्राइवर भी उतर आया था। नहीं, ये कोई जगह है बैठने की? घुटने रगड़ खा खाकर छिल जाएंगे और इस फट्टे पर भी तुमने 4 सवारियां घुसेड़नी है। टमाटर की तरह कचूमर निकल जाएगा हमारा। रहने दो, हम दूसरी वैन में चले जाएंगे। रोहा गुस्से से कहती हुई पीछे को हट गई। रोहा, यार वक्त देख कितना हो गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मोबरा उसके कान में घुसी थी। नहीं, तू रहने दे, 8 मर्दों के बीच में बैठने वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं करना हमने, वो बोली। पिछली वैन आधे घंटे बाद जाएगी। उससे भी गुस्सा आ गया। बस में चले जाएंगे। रोहा, लेकिन चुप कर जा, तूने जाना है तो जा, चली जा, मैं तो नहीं जा रही, रोहा ने एकदम कह दिया। नाचार वो भी खामोशी से उसके बराबर आ खड़ी हुई। वो वैन 5 मिनट बाद निकल गई। बस भी न आई। दूसरी वैन आधे घंटे बाद चली। इन दोनों को घर आते आते अच्छा खासा अंधेरा हो गया था। सिर्फ 20 मिनट का सफर था रोहा, हम वक्त पर घर पहुंच जाते, लेकिन मजाल है तू जो जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज करे तो। मुबरा उसे सारा रास्ता बातें सुनाती आई थी। मुबरा, मैं कभी अपने फैसले पर नहीं पछताती, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। ना ही मेरी जिंदगी तेरी तरह अगर मगर से भरी हुई है। बंदा कॉम्प्रोमाइज तब करे जब ऑप्शन में और कुछ भी ना हो। हमारे पास दूसरी वैन का ऑप्शन था ना, वो साफ लहजे में बोली थी। मुबरा बस उसे देख कर रह गई। वाकई वो शुरू से ऐसी ही थी, अपनी मर्जी की मालिक। बहुत कम वो अपने फैसलों से पीछे हटती थी। उसे हर चीज बिल्कुल ठीक ठाक चाहिए होती थी। आम लड़कियों की तरह छोटी छोटी बातों पर समझौता करना उसकी सरिश्त में नहीं था। साजिद मुगल के 2 ही बच्चे थे, बड़ा साद मुगल और छोटी रोहा मुगल। वो खुद एक कमीशन शॉप चलाते थे। साद ने भी डिस्ट्रिक्ट बॉयज कॉलेज से ही मैथ्स में बीएस किया था। तब रोहा फर्स्ट ईयर में थी। साजिद साहब उसे कारोबार की तरफ लाना चाहते थे, लेकिन उसने एमएस में एडमिशन ले लिया। 6 माह पहले ही उसका एमएस मुकम्मल हुआ था और उसने अपने ही शहर में एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर खोल लिया था। अब्बू, मुझे कुछ अरसे के लिए ट्यूशन रखनी है, रात के खाने पर रोहा ने मुद्दा अर्ज किया। बीएस में ट्यूशन कौन पढ़ता है? साद ने उससे घूरा। अब्बू, 2-3 कोर्सेज बहुत मुश्किल हैं, अगर सी ग्रेड आ गया तो सारी जीपीए खराब हो जाएगी, वो बोली। बेचारी कब से कह रही है, साद रखवा दे इसे कहीं ट्यूशन, कोकब ने कहा। अच्छा, मैं मरवान से बात करता हूँ, वो बोला। मरवान कौन? वो स्पेस एकेडमी वाले? रोहा ने पूछा। हाँ वही, मैंने नहीं पढ़ना उनसे, वो तड़क गई थी। अब क्या हो गया? साद की तेवरी चढ़ गई। मैंने इंटर में पढ़ा है उनसे, जरा भी तवज्जो से नहीं पढ़ाते, वो बोली। अब्बू, तब उसका एमफिल चल रहा था, इसीलिए ज्यादा छुट्टियां करता था। गोल्ड मेडलिस्ट है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से। इतने ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं
उसके पास इंटर के। साद ने कहा, रोहा चल पढ़कर तो देख, हो सकता है अब अच्छा पढ़ाने लग गया हो। साजिद मुगल ने कहा। रोहा बस साद को देख कर रह गई। बस एक दिन जाऊंगी, अगर समझ ना आई तो दोबारा मुझे कोई फोर्स ना करे। वो भी आखिर को रोहा मुगल थी। आज वो दोनों निस्बतन जल्दी कॉलेज से निकल आई थी, लेकिन स्टॉप पर पहुंची तो वैन खाली। बाजी आज तुसी इन्हें छेती आ गए। कंडक्टर किसी सूरत राजी नहीं था। तो अब क्या करें, वापस चले जाएं? रोहा तड़क पड़ी। नहीं बाजी, हुण वापस की जाना, बैठ जाओ। उसने सीट की तरफ इशारा कर दिया। वो दोनों चुपचाप उसमें बैठकर उसके बढ़ने का इंतजार करने लगी। मुब्रा तुझे ट्यूशन रखनी है यार। कहाँ? स्पेस एकेडमी में, सुबह 9 से 11 तक। वो बोली। रोहा वैसे जरूरत तो नहीं है, मुब्रा ने कहा। हाँ, तू ठहरी इंटर की कॉलेज टॉपर, 3 सालों की सेमेस्टर टॉपर, तुझे भला क्या जरूरत? जरूरत तो मुझ जैसी निकम्मी को है, रोहा ने कहा। मुब्रा बस उसे कोहनी मार के हंस दी थी। मुब्रा वो देख, वो रहा वो लड़का। एकदम उसे होश आया। कौन सा लड़का? वही जो तुझ पर लाइन मारता है। रोहा के कहते ही मुब्रा की आंखें फट गईं। उसके फरिश्तों को भी खबर न थी कि कोई उस पर लाइन मार रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, मुझ पर कौन लाइन मारेगा? वो लड़का मैंने अक्सर नोट किया है, वो तुझे ही घूरता रहता है। वो बोली। कोई शर्म कर रोहा, तू भी मेरे साथ ही चिपकी होती है। क्या खबर तुझे ताड़ता हो, और क्या खबर बेचारा अंधा ही हो। मुब्रा क्लस गई। ना यार, इतना प्यारा लड़का है, अंधा तो ना ही हो। वो बड़े इश्तियाक से बोली थी। खुदा का खौफ करो रोहा, हर हफ्ते तुझे कोई ना कोई प्यारा लग जाता है। वो बोली। तो फिर क्या हुआ? मेरी आंखें, मेरी मर्जी, जिसे मर्जी देखूं, और मुझे तो जो अच्छा लगेगा उसकी तारीफ जरूर करूंगी, चाहे कोई लड़का ही क्यों ना हो। वो हंसते हुए बोली थी। चुप कर जा, तेरी बातें सुनकर शर्म आती है मुझे। रोहा ने उसे कोहनी मारी थी। साथ खुद उसके साथ स्पेस एकेडमी आया था। वो और मरवान इंटर तक क्लास फेलोज रहे थे। फिर बीएस के शुरू होते ही दोनों की राहें अलग हो गई थी। साद ने मैथ्स को चुन लिया और मरवान लाहौर चला गया। वो वाकई अपने डिपार्टमेंट का गोल्ड मेडलिस्ट था। मरवान मिर्जा, उससे वो छोटी सी एकेडमी शुरू किए अभी कुछ अरसा ही हुआ था। क्या हाल है साद? वो उन एकेडमी के दरवाजे पर ही मिल गया। तुम्हारी स्टूडेंट को छोड़ने आया था, साद ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहा उसके बराबर में खड़ी थी। मरवान ने सर हिलाते हुए उसकी तरफ देखा। लंबे से कद की वो अच्छी खासी खूबसूरत लड़की थी। ग्रे रंग की बुटीक स्टाइल शर्ट के साथ जीन्स पहने, स्टॉलर नुमा दुपट्टा सर पर स्कार्फ की सूरत में ओढ़े, पैरों में ग्रे जॉगर्स पहने, कंधों पर शोल्डर बैग लटकाए, वो बड़े एतमाद से खड़ी थी। रोहा का सेकंड लास्ट सेमेस्टर है मरवान, इससे कुछ सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है, वो रोहा तुम्हें बता देगी, साद ने कहा। ठीक है रोहा, आप वो सामने वाले ऑफिस में चली जाए, मरवान ने कहा। रोहा सर हिलाकर आगे बढ़ गई। आ जाओ साद, चाय पीते हैं, मरवान ने कहा। नहीं यार, फिर कभी सही, साद ने कहा। टेस्ट देने जाओगे जॉब के लिए? मरवान ने पूछा। हाँ जाना तो है, किस्मत तो आजमा कर देखें, साद धीरे से मुस्कुराया था। वो भी आम सा ही एक दिन था। सेकंड लास्ट सेमेस्टर की डेट शीट आ चुकी थी और रोहा पूरी तरह अपने ग्रेड्स बचाने के दर पे थी। उससे मरवान से ट्यूशन लेते हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। हस्बे आदत कंडक्टर इन दोनों की सीटें रख कर खड़ा था, बस एक ही सीट बाकी रह गई थी। कैसी जा रही है तेरी एकेडमी? वो दोनों अपनी बातों में मगन थे। वेरी गुड, मरवान सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं मुब्रा, वो बोली। और पता है ज्यादा अच्छी बात क्या है? वो बस अपने काम से काम रखते हैं, बाकी मेल टीचर्स की तरह ज्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं करते और ज्यादा फनी भी नहीं है, सीरियस रहते हैं, रोहा ने कहा। मैंने तो सुना था कि लड़कियां पढ़ती ही नहीं हैं उनसे, मुब्रा ने कहा। हाँ ऐसा ही है, दरअसल इतने ज्यादा पर्सनालिटेड नहीं है, नॉर्मल सा कद है, कभी कभी तो मुझे अपने से भी छोटा ही लगता है, रोहा कहते हुए जोर से हंसी थी। शर्म कर, तेरे मास्टर जी हैं, मुब्रा ने कहा। तो यार मैंने कौन सा पोस्टर लगवा दिए हैं उनके, पूछूंगी किसी दिन कि सर आपकी हाइट कितनी है, वो बाज नहीं आई थी। तभी कंडक्टर ने मुब्रा के सामने वाली सीट पर एक मुसाफिर को बिठा दिया। ओ भाई ये क्या? रोहा तड़क गई। वो बेचारा बैठते बैठते नीचे उतर गया। की होया बाजी, मर्दाना सवारी क्यों बिठा रहे हो यहाँ? बाजी जान दो,
एक ही बस रह गई है, बस निकलते हैं। वो बोला, किसी लेडी सवारी को बिठाओ यहाँ, समझे? रोहा को गुस्सा आ गया। रोहा, इट्स ओके, बस कर जा, 15 मिनट से बैठे हैं हम यहाँ। मुब्रा ने उसके कान में सरगोशी की थी। लेकिन यार, चुप, मेरे सामने बैठ रहा है ना, तेरे सामने तो नहीं, चुप कर जा, घर जाना है या नहीं? आमतौर पर मुब्रा को जल्दी गुस्सा आता तो नहीं था, लेकिन जब आता था तो वो रोहा मोगल को भी खामोश करवा देती थी। अब भी वो बस मुब्रा को घूर कर रह गई। अब मेरे लिए क्या हुक्म है, बैठ जाऊं? वो 23-24 साल का अच्छा खासा खुश शक्ल लड़का था। बैठ जाए, मुब्रा के कहते ही वो उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। सारा रास्ता रोहा उसे कहरबार नजरों से घूरती आई थी। रोहा, उसे घूरना बंद कर दे, वो भी बार बार हमें ही देख रहा है। मुब्रा ने उसे जोर से कोहनी मारी थी। ओ भाई साहब, ये अपने लकड़ी जैसे घुटने जरा क्लोज कर लो। रोहा और उसकी जबान, तौबा, अब क्लोज करके क्या पेट से जोड़ लूं? वो भी बोल ही पड़ा, तमीज से, ओके? रोहा तड़क कर बोली थी। खुदा का वास्ता है तुझे, चुप हो जा। मुब्रा ने उसे आंखें दिखाई थी। वो मारे बांधे ही खामोश हुई। कुछ देर मुब्रा ने उसे एक नजर देखा। स्काई ब्लू शर्ट के साथ नेवी ब्लू पैंट पहने, आस्तीने कोहनियों तक मोड़े, गले में कार्ड लटकाए, वो पूरी तरह अपने मोबाइल में गुम था। हल्की हल्की बढ़ी हुई शेव के साथ उसका चेहरा काफी वजीह लग रहा था। कद भी ठीक ठाक ही था। मुब्रा को यूं मुसलसल देखने पर उसने नजरें उठाई। वो गड़बड़ाकर शीशे की तरफ मुंह मोड़ गई। वो दोनों एक दूसरे के देरीना दोस्त थे, बल्कि लंगोचिया कहें तो ज्यादा ठीक होगा। पिछले 25 सालों से वो दोनों एक साथ वकालत कर रहे थे। दोनों ने एक साथ एमरसन कॉलेज से LLB किया था। दोनों एक दूसरे की शादियों में भी पेश रहे थे। वो और बात थी कि उनकी बीवियां एक दूसरे से इतनी ज्यादा घुल मिल नहीं सकी थी, लेकिन उन दोनों की आपस की यारी हमेशा तक की थी। उस दिन भी वो दोनों एक साथ चाय का दौर चलाए बैठे थे, जब बात चलते चलते बच्चों के रिश्तों पर आन रुकी। मरवान का टेस्ट हो गया? एडवोकेट हसीब खान ने पूछा। मरवान का टेस्ट हो गया? एडवोकेट हसीब खान ने पूछा। हाँ यार, अब इंटरव्यू देने जाएगा। एडवोकेट मिर्जा काशिफ मरवान के वालिद मोहतरम थे। अल्लाह पाक कामयाब करे, हसीब खान ने कहा। मरवान की बड़ी फिक्र रहती है मुझे काशिफ। शुरू से ही वो लड़का बड़ी रिजर्व सी तबीयत का रहा है, बस अपने खौल में बंद रहना। ऊपर से कद काट और डेल डोल भी बस गुजारे लायक ही है, काशिफ मिर्जा ने कहा। काशिफ यार, तुम लोगों ने ख्वाम ख्वाही उसे एहसास से कमतरी का शिकार किया हुआ है। अब हर लड़के का कद तो 6 फीट से निकलता हुआ नहीं होता। अच्छा भला कद है मरवान का, नौकरी मिलते ही देखना सेहत भी अच्छी हो जाएगी, हसीब खान ने कहा। खुदा करे ऐसा ही हो। काशिफ मिर्जा ज्यादा पुरुमीद नहीं थे। उनके 4 बच्चों में मरवान सबसे छोटा था। बड़े दोनों बेटे अच्छा कद काट निकाल गए थे। दोनों की फौज में सिलेक्शन हो गई थी। उन दोनों से छोटी एक बेटी थी जिसकी मंगनी हो चुकी थी, और सबसे छोटा मरवान था। बज़ाहिर उस लड़के में कोई कमी नहीं थी। वो अपने दोनों बड़े भाइयों से ज्यादा ज़हीन था, लेकिन बस अपनी जसामत की वजह से वो फौज में सिलेक्ट नहीं हो सका था। वो पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट था। 5 फीट 5 इंच कद के साथ वो देखने में अच्छा खासा था, लेकिन अलमिया ये था कि वो काशिफ मिर्जा के बाकी तीनों बच्चों की तरह नहीं था। तेरा तो फिर बेटा है ना काशिफ? मुझे खुदा ने बेटी देकर आजमाया है। 3 बेटों के बाद मुब्रा मेरी इकलौती बेटी है। मरवान वाले सारे मसाइल उसके साथ भी हैं, लेकिन मैंने हमेशा उससे यही कहा कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, हसीब खान ने कहा। हालांकि तल्ख हकीकत यही है कि वो परफेक्ट नहीं है। मरवान तो फिर लड़का है, किसी न किसी तरह गुजारा कर लेगा, लेकिन मुब्रा एक लड़की है काशिफ, और आने वाले वक्त में मुझे उसके रिश्ते के लिए कितना ख्वार होना पड़ेगा ये मुझे ही पता है, हसीब खान ने कहा। हसीब, तुझे मुब्रा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है यार, वो मेरी बेटी है, और अगर तू मरवान की हर कमी को नजरअंदाज कर सके तो वो ताउम्र मेरी बेटी ही रहेगी, काशिफ मिर्जा ने बबांग दहल कहा था। मरवान की मर्जी ना हुई तो क्यों नहीं होगी, उसकी शादी मुब्रा से ही होगी। काशिफ मिर्जा ने उनकी सारी परेशानी लम्हों में खत्म कर दी थी। 7वें सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका था, और रिजल्ट हर बार की तरह वही था जो पहले सेमेस्टर से चला आ रहा था। रोहा की हर मुमकिन मेहनत और ट्यूशन के बावजूद मुब्रा उससे आगे थी। उसका हर पेपर में A ग्रेड था। कमीनी,
तू आज मुझे बता के घर जाएगी कि तू खाती क्या है। रोहा ने उसकी गर्दन दबोच ली थी। तू मेरी गर्दन छोड़ेगी तो तुझे बताऊंगी ना। उस बेचारी का सांस भी बंद हो रहा था। रोहा ने बड़ी मुश्किलों से उसे छोड़ा। मुबरा का खांस खांस कर बुरा हाल था। चल ताहिर साहब से मिलाए। ताहिर गौहर उनके सुपरवाइजर अपॉइंट हुए थे। वो बॉयज ग्रेजुएट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। वो दोनों उसी वक्त पैदल मार्च करते हुए बॉयज कॉलेज पहुंची। सारा रास्ता रोहा उसे मुक्के और कोहनियां मारती आई थी। ताहिर गौहर उन्हें अपने ऑफिस में ही मिल गए थे। रोहा ने अपना और मुबरा का तारुफ करवाया। क्या CGPA है आपकी? उन्होंने पूछा। रोहा ने बता दिया। किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है आपका? उन्होंने फिर पूछा। रोहा बताती चली गई। मुबरा बस खामोशी से उसके साथ खड़ी थी। और हमेशा ऐसे ही होता था। मैट्रिक से वो दोनों साथ थी और हमेशा रोहा उस पर डोमिनेट कर जाती थी। एग्जाम्स के अलावा चाहे कोई भी फील्ड हो, क्लासरूम डिस्कशन हो, कोई प्रेजेंटेशन हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई फंक्शन हो, क्लास पार्टीज हो, कुछ भी हो, मुबरा हसीब खान हमेशा किसी न किसी कोने में खामोश खड़ी ही मिलती थी, या फिर रोहा से 2 कदम पीछे, हमेशा उससे 2 कदम पीछे। दरअसल वो उन लातादाद लड़कियों में से एक थी जिनके पास जाहिरी खूबसूरती नाम का इंतहाई खतरनाक हथियार नहीं होता। वो एक आम सी शक्ल सूरत की नॉर्मल सी लड़की थी। उसे एक नजर देखकर कोई भी नहीं मानता था कि वो अपनी बैच की टॉपर थी। वो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। ये बात नहीं थी कि वो पुरएतमाद नहीं थी। अगर रोहा ना भी होती तब भी वो BS जरूर करती, लेकिन रोहा के मुकाबले में उससे अपनी तमाम तरखामियों का एहसास था। और उसके मुकाबले में रोहा एक शहजादी थी, बहुत खूबसूरत, बहुत पुरएतमाद, सब पर छा जाने वाली। वो जब बोलती तो फिर किसी को बोलने नहीं देती थी। अब भी ताहिर गौहर के ऑफिस में खड़ी वो मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज हो चुकी थी। दफतन उनके ऑफिस का दरवाजा खुला। सर जी चाय के लिए बुला रहे हैं, किसी ने अंदर आते हुए कहा। मुबरा उसे पहचान गई थी। वो वही था जो उस दिन ऐन उसके सामने वाली सीट पर बैठकर गया था। जो भी था वो मुबरा को भूला नहीं था, और आज उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर उसे एक अनजानी सी खुशी हुई थी। बस आ रहा हूँ। ठीक है गर्ल्स, काम शुरू करें फिर, ताहिर गौहर ने खड़े होते हुए कहा। मुबरा ने फिर नजर बचाकर उसे देखा। आज वो ब्लैक पैंट के साथ व्हाइट शर्ट पहने हुए था। आज कफों पर बटन बंद थे, गले में कार्ड लटक रहा था। ये यकीनन यहाँ पढ़ाता होगा, मुबरा ने दिल ही दिल में सोचा था। वो उस दिन रोहा के घर आई थी। उसके नोट्स रोहा के पास रह गए थे, जिनसे उसे 2 दिन बाद होने वाले मिडटर्म का पेपर तैयार करना था। वो टीवी लाउंज में आते ही ठिठक गई। साद ना जाने कौन से वक्त का खाना खा रहा था। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं, साद ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहा कहाँ है? रोहा, मुबरा आई है, साद ने उसे आवाज दी। मुबारक हो मुबरा, रोहा ने बताया कि आपने एक बार फिर सेमेस्टर टॉप किया है। वो बोला। जी थैंक यू, बैठो खाना खा लो। नहीं, मैं खा कर आई हूँ। वैसे आप किस वक्त का खाना खा रहे हैं? उसने कुर्सी पर बैठते हुए पूछ लिया। बस मेरा लंच और डिनर इकट्ठा सा ही हो जाता है। जब से कोचिंग शुरू की है बड़ी मसरूफियत हो गई है, वो बोला। मुबरा बस उसकी सुनती रही। मुबरा, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, BS होते ही मेरा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है, ओके? साद ने कहा। लेकिन मेरा कोई तजर्बा नहीं है, वो खुद ब खुद आ जाएगा, वो बोला। तभी रोहा उसके नोट्स उठाए आ गई। मुबरा उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई। साद ने अब एक भरपूर नजर उस पर डाली। वो लॉन के सूट के साथ का दुपट्टा बड़े सलीके से सर पर ओढ़ी हुई थी। आंखों पर चश्मा लगा हुआ था, पैरों में कैनवस शूज पहने हुए थे। हालांकि उसमें एक बार देखने के बाद बार बार देखने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन साद मुगल ने उसे दोबारा भी देखा, और तब तक देखता रहा जब तक वो रोहा के साथ ऊपर नहीं चल गई। दिल हमेशा की तरह फिर से जरा बागी सा हो गया था। कैसा रहा आपका रिजल्ट रोहा? वो आज काफी दिनों बाद एकेडमी आई थी। मरवान ने उसे ऑफिस में ही बुला लिया था। जैसा हमेशा होता है, वो फीका सा मुस्कुरा दी। क्या मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड ने एक बार फिर टॉप कर लिया है, वो बोली। यानी वो आपसे ज्यादा ज़हीन है। मरवान को लगा शायद उसे हसद आ जाए, लेकिन रोहा मुगल में अगर कुछ नहीं था तो वो शायद हसद ही था। सर, वो शुरू से बहुत ज़हीन है। शी इज अ टॉपर ऑलवेज, वो बोली। मरवान बस सर हिलाता रहा। कुछ देर बाद वो फारिग हो गई थी। तभी उसके ऑफिस का दरवाजा खुला। अरे वलीद, आजा यार, वो बड़ी गर्मजोशी से उससे मिला।
रोहा ने उसे पहचान लिया था। ठीक है रोहा, आप जाएं। मरवान के कहते ही वो बाहर निकल आई, लेकिन दिल में खुद खुद शुरू हो गई कि आखिर वो था कौन। 10 मिनट बाद उसने उसे मरवान के ऑफिस से निकलते देखा। उसे निकलते ही वो दोबारा उसके ऑफिस की तरफ चली गई। सर, ये कौन थे? रोहा, ये वलीद अहमद है, मेरा दोस्त। कल से ये इंग्लिश के लिए आया करेगा। फिलहाल ये डिस्ट्रिक्ट बॉयज कॉलेज में होता है। वो बोला। वो बस सर हिलाती चली गई थी। इत्तेफाकन अगली सुबह ही वो उनसे अगली सीट पर बैठा था। रोहा तो उसे देखते ही मुबरा के कान में घुस गई। अलिफ से लेकर ये तक उसने सारा बायोडाटा मुबरा को बता दिया था। मरवान की लेक्चरशिप सिलेक्शन हो गई थी, साथ सिलेक्ट नहीं हो सका था। काशिफ मिर्जा बेपनाह खुश थे। मरवान की जानिब से ये पहली खुशी थी जो उन्हें मिली थी। वो खुद मिठाई का डब्बा लेकर हसीब खान के घर आए। बहुत बहुत मुबारक हो काशिफ। हसीब खान भी सुनकर बहुत खुश हुए थे। अब इस मिठाई के साथ चाय बनवा ले हसीब, उन्होंने कहा। कुछ ही देर में मुबरा चाय ले आई। मुबारक हो आपको अंकल, वो बोली। शुक्रिया मेरा बेटा। काशिफ मिर्जा ने खड़े होकर उसके सर पर हाथ रखा था। काफी देर तक वो दोनों खुशगपियों में मसरूफ रहे। अंकल, अभी जाना नहीं है, मैं खाना लगाने लगी हूँ। मुबरा चाय के बर्तन उठाने आई। नहीं बेटा, जब तुम्हारे BS की मुबारक देने आऊंगा तब खाना खाकर जाऊंगा, अभी नहीं, काशिफ मिर्जा ने कहा। मुबरा को देखकर एक बार फिर उन्होंने हसीब खान को आंखों से इशारा कर दिया था। रात को सोने लेटे तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार फरहत बेगम से भी कर दिया। मैं तो कहती हूँ एक बार मरवान से पूछ ले, वो बोली। हाँ, पूछ लूंगा वक्त आने पर। और भला मरवान को क्या एतराज होगा? अगर उसने किसी को पसंद करना होता तो यूनिवर्सिटी में 2 साल गुजार कर आया है, तभी कर लेता, वो बोले। फिर भी मिर्जा साहब, लड़का है वो, 100 पसंद नापसंद होती हैं, फरहत ने कहा था। हाँ, मैं बात करूंगा मरवान से, जरा मुबरा का BS हो जाए, वो बिल्कुल मुतमईन थे। अब तो जैसे मामूल बन गया था। तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन ही वो नजर आ जाता, कभी कॉलेज जाते हुए, कभी कॉलेज से वापस आते हुए, कभी बॉयज कॉलेज में। रोहा की ज़बानी उसे ये भी पता चल गया था कि वो मरवान मिर्जा की एकेडमी में पढ़ाता था। रफ्ता रफ्ता एक अजीब सी सूरत हाल बन गई। मुबरा को उसकी आदत सी होने लगी। वो जाने अनजाने में रोज ही उसका इंतजार करने लगी। कॉलेज आते जाते बस उसकी नजरें मुतलासी होती रहती थी, और जिस दिन वो नजर आ जाता उस दिन वो जरूरत से ज्यादा ही खिल जाती थी। एवं ही मुस्कुराई जाती, बात बात पर हंस पड़ती, और अगर उसे देखे बिना 2-4 दिन गुजर जाते तो रोम रोम में उदासी से घुलने लगती। वो कि जिसने कभी डायरी नहीं लिखी थी, रोमांटिक फिल्में नहीं देखी थी, डाइजेस्ट नहीं पढ़े थे, वो खुश सी लड़की धीरे धीरे रंगीन होने लगी थी। अब वो अपने सफेद यूनिफॉर्म पर जरूरत से ज्यादा तवज्जो देने लगी थी। हर रोज कॉलेज से आकर धोती, भरपूर आधा घंटा लगाकर इस्त्री करती, रोज जूते पॉलिश करती। रोहा से उसने बड़ा स्टाइलिश सा स्कार्फ भी बांधना सीख लिया था। स्कार्फ के साथ दुपट्टा ओढ़ लेती। जिस दिन वो नजर आ जाता उसकी सारी रौदार डायरी पर लिखती। सफेद सफ़ों पर बस उसका नाम ही लिखे जाती। उसके नाम से प्यारा तो अब कोई नाम ही ना था। उसकी सूरत से बढ़कर तो अब कोई हसीन ही नहीं था। उसे उसके कपड़ों के रंग जुबानी याद हो गए थे। स्काई ब्लू शर्ट, नेवी ब्लू पैंट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, क्रीम शर्ट, ग्रे पैंट, और ना जाने क्या कुछ। उसके कफलिंग्स के डिजाइन, उसके जूतों का रंग, उसका बोलना, हंसना, मुस्कुराना, बातें करना, बस दिन रात यही जहन में गर्दिश करने लगा। नोट्स खोलती तो सबसे पहले उसी की तस्वीर नजर आने लगती। और रोहा, उसकी 8 सालों की संगी साथी, उसे भला कैसे ना पता चलता। वो ताड़ गई कि मुबरा के साथ कोई मसला चल रहा है। कभी जरूरत से ज्यादा ही बातें करने लगती, कभी बिल्कुल ही ऊ में जवाब दिए जाते। तुझे हो क्या गया है? वो उससे पूछ पूछ कर थक गई थी। उस दिन भी 2 क्लासेस के बाद उनकी तीसरी क्लास फ्री थी। वो दोनों ताहिर गौहर को अपनी प्रोग्रेस चेक करवाने चली गईं। वहां पहुंचते ही मुबरा की नजरें खोजियों की तरह वलीद को ढूंढने लगी थी। सारी डिस्कशन रोहा ने ही की थी। वो तो बस उनके ऑफिस के बंद शीशों से बाहर देखती रही। मुबरा यार, यहाँ करीब ही में एक साइकियाट्रिस्ट का बोर्ड देखा था मैंने, अब हमने वहां जाना है, रोहा ने कहा। अच्छा, वो गायब दिमागी से बोली। रोहा ने यकलख्त उसे बाजू से पकड़ा। मुबरा, भला मैंने अभी क्या कहा है? उसने पूछा। मुबरा बस फटी फटी आंखों से देखे गई। उसे नहीं पता था कि रोहा पिछले कई मिनट से उसे क्या कह रही थी। मुबरा मेरी जान, क्या हुआ है? रोहा के कहते ही उसकी आंखें भर आईं। मुबरा वो दम बखुद रह गई। रोहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
सर में दर्द है, वो बोली। चल घर चलें। हालांकि अभी एक क्लास रहती थी, लेकिन रोहा खामोशी से उसके साथ स्टॉप तक आ गई। मुब्रा, यार कोई इशू है तो डिस्कस कर ले, हम 8 सालों से दोस्त हैं यार। वो रास्ते में भी उससे पूछती आई, लेकिन मुब्रा बस उसे टाल गई। घर आते ही वो अपने कमरे में बंद हो गई थी। दिल ख्वामख्वाह ही भर भर कर आ रहा था। सीने पर भी अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। रात तक टेंशन से उसके अच्छे खासे मसल्स खिंच गए। मुब्रा बेटा क्या हुआ है? आबदा बेगम उसे खाना खाने का कहने आई तो वो तकिए में मुंह दिए रो रही थी। अम्मी, मेरा सारा जिस्म दुख रहा है, वो बोली। आबदा ने उसी वक्त उसे उसके छोटे भाई के साथ डॉक्टर के पास भेज दिया। सभी घर वालों ने उसकी तबीयत खराबी को सफर और पढ़ाई की वजह ही समझा। जाहिर है वो धान पान सी लड़की अपने आसाबों को कितना मजबूत रखती। अगले दिन उसने छुट्टी कर ली। रोहा की कई बार कॉल आई, लेकिन बस उसने तबीयत खराब का एक मैसेज कर दिया। दिल बड़ा उदास उदास सा था। वो रात भी जैसे तैसे गुजर गई। शायद आपको लगे कि ये एक फैंटेसी है, किसी को देखकर उस पर दिल आ जाना, लेकिन ये एक ऐसा नुक्ता है जहां से कभी न खत्म होने वाली कहानियों का एक सिलसिला शुरू होता है। इस नुक्ते से माशरे का 80% बिगाड़ शुरू होता है। इस नुक्ते से हमारे माशरे की लड़कियां कई हिस्सों में बढ़ जाती हैं। ये वो नुक्ता है जिसे सो कॉल्ड मोहब्बत का नाम दिया जाता है। दिल लगी, टाइम पास, क्रश, कुछ भी। कभी कभार ये एक बार होता है, कभी 2 बार और कभी बार बार। ये वो नुक्ता है जो तकरीबन 99% लड़के लड़कियों की जिंदगी में आता है। चाहे जिस भी मोड़ पर आए, चाहे जिस भी उम्र में आए, चाहे जिस भी नहज पर आए, शिद्दत से आए या हल्का फुल्का आए, थोड़े अरसे के लिए आए या लंबे अरसे के लिए आए। सादा अल्फाज में हम इसे दिल का एक आर्जा कह सकते हैं, और ये आर्जा 15 से 40 साल की उम्र के दरमियान कभी भी लाहक हो सकता है। अलामात साफ जाहिर है। हर पल उदासी, मायूसी, गायब दिमागी, चिड़चिड़ापन, तन्हाई पसंदी, टेंशन, डिप्रेशन, और इलाज सिर्फ एक दीदार है यार। ये वो नुक्ता है जहां कुछ तो संभल जाते हैं और कुछ बहक जाते हैं। लातादाद नौजवान लड़कियां इस जज्बे की खातिर तबाह हो जाती हैं, घर से भाग जाती हैं, कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, खुदकुशी कर लेती हैं, और बहुत कम बामुराद हो पाती हैं। लेकिन जो भी कहें, मोहब्बत नाम का ये जज्बा चाहे छोटा हो या बड़ा, सतही हो या गहरा, सच्चा हो या झूठा, लड़की का हो या लड़के का, ये दुनिया का खूबसूरत तरीन जज्बा है। मुब्रा यार क्या हुआ है तुझे? रोहा ने उसे घेर ही लिया था। आज भी वो चुप चुप से थी। क्लासेस से फ्री होकर वो दोनों बाहर ग्राउंड में आ गई। कुछ नहीं यार, वो उसे क्या बताती। इधर देख, बता मुझे। रोहा ने उसे अपनी तरफ मोड़ा। वो एक बार फिर मुब्रा की आंखों पानियों से भर गईं। मुझे वो अच्छा लगता है रोहा, मुझे उसे देखना अच्छा लगता है, मुब्रा ने अटक अटक कर कहा था। कौन? वो हैरानी की 7वीं मंजिल पर थी। वो जो मरवान मिर्जा की एकेडमी में पढ़ाता है, इंग्लिश वाला, वलीद। उसके कहते ही रोहा ने जोर से अपने मुंह पर हाथ रखा था। बेयकीन नजरों से वो मुब्रा को देखती रह गई। हर वक्त बस उसी का ख्याल आ जाता है, उसी की तस्वीर जहन में उभरती रहती है। मेरी आंखें हर वक्त उसी को तलाशती रहती हैं। रोहा यार, आज चौथा दिन है उसे देखे, मेरा कलेजा मुंह को आने लगता है। वो रो ही पड़ी थी। मुब्रा, वो बस उसे तके जा रही थी। मैं क्या करूं? वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा के रो पड़ी। रोहा बस खामोश सी बैठी थी। क्या कहती? क्या उसका कहा कोई भी लफ्ज उसके सामने बैठी उस पागल लड़की के आंसुओं का मदावा कर सकता था? तकरीबन शाम 5 बजे का वक्त था। मरवान अपनी आखिरी क्लास लेकर निकला था। सूरज बद गुरूब होने के दहाने पर था। लेक्चरशिप मिलने की वजह से उसने एकेडमी शाम में कर ली थी। वो तेजी से चलता हुआ अपने ऑफिस की तरफ आया और दरवाजे में ही रुक गया। नजर कुछ दूर खड़ी रोहा मुगल पर जा पड़ी। वो किसी से बातों में मशगूल थी। मरवान ने 6 माह में आज पहली बार उसे नजर भर कर देखा था। चोरी छुपे तो हजारों बार देख चुका था। वो जामनी रंग का बड़ा स्टाइलिश सा सूट पहने हुई थी। चेहरा बिना किसी मेकअप के भी बहुत हसीन लग रहा था। हस्बे आदत स्कार्फ सर से लपेटा हुआ था। सफेद पैर स्नीकर्स में मुकीद थे। वो किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। मरवान बस देखता चला गया।
वो 22 साल की शहजादी किसी भी लड़के का ख्वाब हो सकती थी। शी इज अ परफेक्ट ड्रीम। और मोरवान की आंखों ने वो ख्वाब उसी लम्हे चुन लिया। हालांकि वो जानता था कि वो सितारा इसकी पहुंच से बहुत दूर था, फिर भी दोनों आंखों से उस सितारे को तकता चला गया। उसे अपनी खामियों का बहुत अच्छी तरह अंदाजा था। वो किसी भी लड़की की फर्स्ट चॉइस तो कभी नहीं हो सकता था, और उसे यकीनन अपनी इन खामियों पर किसी खूबसूरती का मोलमा करना था। वक्त बहुत कम था। शहजादी के दावेदार तो हजारों की तादाद में थे। उसे फातेह बनना था। उसे एक आम सिपाही होने के बावजूद उस शहजादी को अपने पहलू में खड़ा करना था। वो आज वापसी पर फिर नहीं आया था। मुब्रा बस इधर उधर ही देखती रही। मुब्रा, यार एक आइडिया है मेरे पास। रोहा को उसकी कपकपाती हुई उंगलियां देखकर उस पर तरस आने लगा। वो रोज एकेडमी आता है, वहां देख ले उसे, वो बोली। अब्बू से क्या कहूं कि एकेडमी क्यों जाना है? मुब्रा बमुश्किल अपने आंसू रोके हुए थी। कह दी कि कोई टॉपिक डिस्कस करना है, वो बोली। मुब्रा बस चुप सी कर गई थी, लेकिन अगली सुबह तक वो रोहा के मशवरे पर अमल दरामद के लिए बिल्कुल तैयार थी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट चल रही थी, सो कॉलेज रोजाना नहीं जाया जाता था। आबदा बेगम को बताकर वो छोटे भाई के साथ एकेडमी चली आई। आधे घंटे बाद ले जाना। वो बाइक से उतर कर अंदर आ गई। रोहा उससे एक क्लास में मिल गई। इधर आ मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़कर एक तरफ बने ग्राउंड के पास आ गई। वो सामने क्लास ले रहा है, यहाँ से गुजरेगा, रोहा ने कहा। मुब्रा के गाल टिमटिमाने लगे। रोहा, मेरी टांगों से जान निकल रही है। वो डर भी रही थी। हिम्मत कर, अब जब ओखली में दिया सर तो मोस्टों से क्या डर, रोहा ने कहा। वो आ गया, रोहा ने एकदम कहा। मुब्रा ने फौरन उसकी तरफ देखा। ग्रे पैंट के साथ ग्रे शर्ट पहने, आस्तीने कोहनियों तक मोड़े, हाथ में मारकर पकड़े वो क्लास से निकला था। 2-3 स्टूडेंट्स उसके पीछे बाहर आई थी। वो उनसे बातों में मसरूफ हो गया था। मुब्रा बस उसे देखे जा रही थी नॉन स्टॉप। कुछ देर बाद वो उनकी तरफ आने लगा। रोहा, उसे बुलाना मत यार। मुब्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन रोहा ठान चुकी थी। हेलो जी। वो जैसे ही पास से गुजरा उसे पुकार लिया। हेलो। वो मुस्कुराते हुए रुक गया। कैसे हैं आप वलीद साहब? फाइन, आप सुनाए मिस, वो बोला। क्या बात है, कॉलेज छोड़ दिया है क्या? रोहा ने पूछा। नहीं, बस जरा मसरूफियत थी इसलिए नहीं जा सका, वो बोला। ओए होए, कहीं आपकी मंगनी तो नहीं थी? उफ तौबा, रोहा की ज़बान। नहीं नहीं, मेरी सिस्टर की शादी थी, वो खुलकर मुस्कुराया था। मुब्रा बस खामोश सी उसके साथ खड़ी थी। ओ अच्छा, गुड हो गया, रोहा ने कहा। चल रोहा, मुब्रा उसके कान में घुसी थी। लगता है आपकी सहेली बड़ी कम गो है, वो मुब्रा पर चोट कर गया। हाँ जी, ये अजनबियों से ज्यादा फ्री नहीं होती, रोहा ने कहा। मुब्रा ने उसे ठोका मारा था। ओके गर्ल्स, गुड बाय, वो मुस्कुराते हुए बोला। ओके सर, कल मिलते हैं। रोहा बाज नहीं आई थी। साद के लिए एक रिश्ता आया था। साजिद और कोकब को इंतहाई माकूल लगा। लड़की भी देखने में अच्छी खासी थी, लेकिन साद ने कोकब की बात भी पूरी न होने दी थी। फट इनकार। वजह तो हो कोई, वो बोली। मेरे पास फिलहाल कोई मुस्तकिल नौकरी नहीं है, वो बोली। साद, 1 साल हो चला है तुझे कोचिंग सेंटर बनाए, 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं वहां, अभी भी तुझे मुस्तकिल जॉब की कोई जरूरत है? साजिद मुगल ने कहा। अब्बू प्लीज, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बोला। साद, 25 साल का हो गया है तू, बेटा यही तो उम्र होती है शादी की, कोकब ने कहा। अम्मी कर लूंगा शादी, सारी उम्र पड़ी है अभी, वो बोला। अम्मी मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है, रोहा ने बीच में टांग अड़ाई थी। चक्कर मतलब कोई लड़की वड़की का चक्कर, वो आंख दबाकर बोली। शट अप, साद ने उसे रख के घूरा। साद बेटे, अगर कोई और पसंद है तो बता दे। कोकब भी रोहा की बातों में आ गई। अम्मी आप किसकी बातों में आ रही हैं? कोई नहीं है, जब होगी तो बता दूंगा, वो कहकर उठ खड़ा हुआ। रोहा के लिए भी 2-3 रिश्ते हैं साथ, वो बोली। अम्मी मेरे लिए तो कोई अच्छा सा रिश्ता देखना, और प्लीज एक ही बार देख लेना, मैंने बार बार लड़कों की मांग के आगे पेश नहीं होना, वो बोली। क्यों, तू हीर की डोली से उतरी है, सारी लड़कियां ऐसे ही करती हैं, कोकब को गुस्सा आ गया। लेकिन मैं नहीं करूंगी, वो बबांग दहल बोली।
रोहा, सेकंड नोट्स भी निकाल लें। मरवान ने उसे एक कोर्स करवाया था। सर वो कल कर लेंगे, मुझे जरा जल्दी जाना है आज, साद आने वाला होगा, वो बोली। खैरियत? हाँ जी, कुछ गेस्ट ने आना है, वो बोली। मरवान ठिठक गया। खास गेस्ट तो नहीं है? खास ही हैं बस, वो बोली। साद के लिए? उसने तुक्का लगाया। नहीं सर, मुझे देखने आ रहे हैं, मेरी अम्मी को जल्दी लगी पड़ी है, वो नोट्स बैग में घुसेड़ते हुए बोली। मरवान साकित सा बैठा रह गया, ऐसे जैसे उसके दिल पर हाथ पड़ा हो। वो रोहा मुगल थी। भला ये मुमकिन था कि कोई उसे देखकर इनकार कर देता? और अगर हाँ हो गई तो? उससे आगे का सोचना ही रूह फरसा था उसके लिए। मैं जाऊं सर? वो खड़ी हो गई। जी, वो बस इतना ही कह सका था। अगले 2-3 दिन उसने बड़े मुश्किल गुजारे। रोहा एकेडमी भी नहीं आई। 4 दिन बाद जब वो आई तो वो पूछे बिना न रह सका। हो गया फिर आपका रिश्ता? दफा मारे सर, भाड़ में गया रिश्ता। इतने अजीबो गरीब लोग, न बोलने का पता न पहनने की तमीज। अब्बू ने इनकार कर दिया है, वो कहती चली गई। मरवान ने सुख का सांस लिया था। वो दिन भी आ ही गया जब उन दोनों का बीएस मुकम्मल हो गया। मोबरा ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी थी। वो अपने बैच की टॉपर थी। रोहा की CGPA भी काफी अच्छी थी। वो पूरा 2 किलो मिठाई का डब्बा लेकर एकेडमी गई थी। हो गई पास आप? उसने मसनूई हैरानगी से पूछा। हालांकि रोहा का बेइंतहा दमकता हुआ चेहरा वो नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। सिर्फ पास? CGPA 3.88 है मेरी, वो तड़क कर बोली। चलें, शुक्र है, मेरी इज्जत बच गई। मरवान ने कहा, सर आप मुझे हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट। वो और बात है कि मैं टॉप नहीं कर सकी, वो बोली। टॉप किसने किया? मेरी फ्रेंड ने, मोबरा हसीब खान। वो बहुत ज़हीन और इंटेलेक्चुअल है। रोहा तारीफ खुलकर करती थी। मरवान बस धीमा धीमा सा मुस्कुरा था। अब आप मिठाई तो खाएं, वो बोली। आप ऐसा करें, ये डब्बा यहीं छोड़ जाए, मैं 4-5 दिन लगाकर थोड़ी थोड़ी करके खा लूंगा, वो बोला था। रोहा बस उसकी बात सुनकर हंसती चली गई थी। मरवान बहुत देर तक उसके चेहरे पर से नजरें नहीं हटा सका। अब तो BS भी हो गया, अब तो आपके वालिदैन को आपकी शादी की ज्यादा फिक्र पड़ जाएगी, वो धीरे से बोला। तो और क्या सर, माओ को तो बेटी पैदा होते ही ये फिक्र पड़ जाती है। मेरी अम्मी ने तो BS के लास्ट सेमेस्टर से ही मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे, वो कहती चली गई। अच्छा, कहीं बात बनी फिर? वो उगलवाए जा रहा था। नहीं सर, फिलहाल तो नहीं। मेरी अम्मी को मेरी तबीयत का बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है। उन्हें पता है कि मैं लाइफ में कभी भी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, इसलिए वो बड़ा परफेक्ट रिश्ता तलाश करेंगी मेरे लिए, रोहा कहती जा रही थी। मरवान बस खामोश रह गया। वो परफेक्ट नहीं था, जरा सा भी नहीं। काशिफ मिर्जा और फरहत बेगम दोनों उन्हें मुबारकबाद देने आए थे। हसीब खान ने बड़ा पुरतकल्लुफ सा खाना बनवाया था। मोबरा बहुत खुश थी। ग्रे कलर के खूबसूरत से सूट में मलबूस, सर पर मैचिंग का दुपट्टा ओढ़े, बालों को सलीके से समेटे हुए वो फरहत को बहुत अच्छी लगी थी। खाना खुशगवार मूड में खाया गया था और खाने के बाद काशिफ मिर्जा ने अपना मुद्दा हसीब खान की फैमिली के आगे रख दिया। काशिफ, पहले मरवान से तो पूछ लेते। फरहत ने उनका जरा सा हाथ दबाया था। उससे भी पूछ लेंगे, वो सरगोशी में बोले। आबदा बेगम को भला क्या एतराज होता? काशिफ मिर्जा की सारी फैमिली हसीब की देखी भाली थी। वो दोनों लंगोटिया दोस्त थे, सो छानबीन की कोई जरूरत ही नहीं थी। मरवान के कद काट पर तो वो तब कोई एतराज करती अगर उनकी अपनी बेटी में कोई सुर्खाब के पर लगे होते। 5 फीट 3 इंच के साथ उन्हें मुबरा के रिश्ते की कितनी फिक्र थी, ये बस वही जानती थी। अब काशिफ मिर्जा के मुंह से मरवान का नाम सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई थी। मरवान मुबरा एकदम ही ठिठक गई। मरवान की नौकरी भी हो गई है भाभी, माशाल्लाह गेजेटेड ऑफिसर है। मुबरा भी माशाल्लाह बहुत ज़हीन है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसे भी बहुत अच्छी सी पोस्ट मिल जाएगी। दोनों एक दूसरे के बराबर में खड़े होकर बहुत अच्छे लगेंगे, काशिफ मिर्जा कहते चले गए। मुझे भला क्या एतराज हो सकता है काशिफ भाई, आप और हसीब बरसों से एक दूसरे को जानते हैं, इनकार का तो कोई जवाब ही नहीं, आबदा ने कहा। उनके पीछे खड़ी मुबरा के दिल पर एक कयामत आ गई थी। अभी तो मोहब्बत की शुरुआत हुई थी और शुरुआत में ही
इख्तितामिया भी होने लगा था। ठीक है फिर हसीब, हम लोग एक दफा मरवान से बात कर लें, फिर कुछ दिनों तक दोबारा चक्कर लगाते हैं। फरहान और उरूज को भी लेकर आऊंगा। काशिफ मिर्जा ने अपने बड़े बेटे और बहू का नाम लेते हुए खड़े हो गए। और मुब्रा बेटे, हम लोग अगली बार फिर खाना खाकर जाएंगे। उन्होंने मुब्रा की गैर होती हालत से कतई नजर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था। मरवान ने पूरी तरह अपनी जिस्मानी खामियों पर दुनियावी खूबियों का मुलमा करना शुरू कर दिया था। उसका कद किसी भी शहजादी नुमा लड़की की डिमांड से छोटा था। रंगत भी सांवली सी थी। उसकी पैदाइश भी 7वें महीने में ही हो गई थी, सो अक्सर ही उसके साथ आर्जे लगे रहते थे। सेहत भी बस मारे बांधे ही थी। देखने में वो लड़कियों से भी ज्यादा स्मार्ट लगता था और डेल डोल ऐसा था कि कुछ पहना हुआ भी अच्छा नहीं लगता था। कॉलेज ज्वाइन करते ही उसने एकेडमी सेकेंड टाइम कर ली। उसकी जहानत पर किसी को कोई शुबह नहीं था। वो एमफिल गोल्ड मेडलिस्ट था। बच्चे उससे पढ़कर बड़ी जल्दी मुतमईन हो जाते थे। धीरे धीरे उसने अपनी एकेडमी में कंप्यूटर के प्राइवेट कोर्सेज भी शुरू करवा दिए। वो चूंकि कॉलेज का लेक्चरर था, इसलिए भी बच्चे धड़ाधड़ उससे पढ़ने के लिए आते थे। मेहनत कोई एक आध दिन का खेल नहीं होती। लिखने में शायद सिर्फ 4 अल्फाज हो कि मरवान मिर्जा ने अपने बल पर एक साइंस एकेडमी न सिर्फ खड़ी कर ली, बल्कि उसे इंतहाई कामयाब भी बना दिया। लेकिन हकीकत में ये कई सालों का खेल होता है, अनथक मेहनत। उस दिन भी उसकी एकेडमी में एक छोटा सा फंक्शन था। उसने खुद रोहा को कॉल करके इनवाइट किया था। आप मेरी सबसे सीनियर बीएस स्टूडेंट है, आएंगी तो अच्छा लगेगा। वो बोला, मैं जरूर आ जाऊंगी सर, मुझे तो वैसे भी फंक्शंस अटेंड करना बहुत पसंद है। वो बोली। मरवान बस मुस्कुरा कर रह गया और वो वाकई आ गई थी। मरवान ने पहली बार उसे इतनी तैयारी के साथ देखा था। वो बिलाशुबह बेहद हसीन थी। उसकी स्याह रेशमी जुल्फें उसने आज देखी थी और दुआ की थी कि उनकी छांव हमेशा इसी का मुकद्दर रहे। उसकी जानलेवा मुस्कुराहट से 100 बार मर जाने की ख्वाहिश की थी। अफसोस कि इसके पास सिर्फ 2 ही आंखें थी। रोहा, आप प्लीज जरा मेरे ऑफिस में आएंगी? उसने कुछ देर बाद रोहा को टेक्स्ट किया था। वो अपना दुपट्टा संभालते हुए उसके ऑफिस चली आई। जी सर। वो खड़ी थी। रोहा, बैठ जाए। आज के बाद आप मुझे मरवान कह सकती हैं। आफ्टर ऑल अब मैं आपका मास्टर जी नहीं हूँ। वो बोला। सर, आप हमेशा मेरे मास्टर जी रहेंगे। वो हंसते हुए बोली थी। रोहा, मुझे आपसे एक पर्सनल सी बात करनी है। मैं जानता हूँ कि मुझे ये बात आपकी बजाय आपके वालिदैन से करनी चाहिए और मैं उनसे भी लाजमी करूंगा। बस मुझे आपकी मर्जी जाननी है रोहा। वो कहना शुरू हुआ। रोहा जरा सा ठनकी थी। मैं अगले महीने पूरे 26 साल का हो जाऊंगा। मैं मानता हूँ कि मुझ में बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन इन तमाम ज़ाहिरी खामियों से कतई नजर वो कहते हुए रुका। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो कह गया था। रोहा फौरन से कुछ बोल नहीं सकी थी। मेरे पास एक अच्छी जॉब है रोहा, शोहरत है, दौलत भी है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं अपने घर वालों को आपकी तरफ भेज दूंगा। वो बोला। देखिए सर, मैं किसी भी बारे में इतनी जल्दी कोई राय कायम नहीं कर सकती। मेरी राय मेरी अम्मी अब्बू की राय के साथ ही मुकम्मल होगी। वो धीरे से बोली थी। उससे साथ की कॉल आई थी। वो उससे अपना कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने के लिए कह रहा था। आप रोहा को क्यों नहीं रख लेते? उसने पूछा। वो नहीं आना चाहती। उसे कतई शौक नहीं है मेरी कोचिंग सेंटर में जलील होने का। वो मुस्कुराते हुए बोला। अब्बू से बात कर लेने दे। मुबरा का ये फजूल सा जवाब उसने खुद ही खत्म कर दिया। वो उस रात बजाते खुद उसके घर चलाया था। हसीब खान उसे अच्छी तरह जानते थे। वो मुबरा के मंझले भाई का क्लास फेलो भी रहा था। अंकल, मैं आपसे एक इजाजत लेने आया था। वो बोला। चाय मुबरा ही लेकर आई थी। मैं चाहता हूँ कि मुबरा मेरा कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर ले। उससे मुद्दा अर्ज किया। उन्होंने मुबरा की तरफ देखा। मुझे तो कोई एतराज नहीं, अगर मुबरा चाहे तो। वो बोली। साद ने मुबरा की तरफ देखा। मेरे पास कोई तजर्बा नहीं है। वो बोली। कोई मसला नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। साद ने कहा। साद बेटा, ये सारा दिन घर पर फारिग ही होती है। हांडी रोटी उसकी माँ ने उसे बीएस के दौरान ही सिखा दी थी। बस एक अपना ही कमरा साफ करना होता है इसने, या फिर अपने कपड़े इस्त्री कर लेती है, या फिर किसी आए गए के लिए चाय बना देती है। हसीब खान हंसते हुए कहते चले गए। मुबरा को ढेरों खफत ने आ घेरा।
ठीक है फिर मुब्रा, कल से इंशाल्लाह शाम 3 बजे से, साद ने मुस्कुराते हुए कहा था। वो उस दिन रोहा से मिलने आई थी। मरवान के घर वालों की तलवार हम वक्त उसके सर पर लटक रही थी। काशिफ मिर्जा किसी भी वक्त मरवान का रिश्ता लेकर आ सकते थे। वो मुसलसल टेंशन की हालत में थी। बीएस खत्म होने के बाद रोहा से बातचीत भी मुसलसल नहीं हो रही थी, सो उस दिन वो उसके घर चली गई। रोहा बड़ी गर्मजोशी से मिली, खुद उसके लिए चाय बनाकर लाई। रोहा यार, मैंने तुझसे एक बात करनी थी, वो बोली। ओ यार, मैंने भी तेरे से एक बात करनी है। रोहा ने भाग कर दरवाजा बंद किया। क्या हुआ? मुब्रा ठिठक गई। मुब्रा, वो मरवान मिर्जा है ना, उसने मुझे प्रपोज किया है। रोहा ने उसके सर पर धमाका किया था। मुब्रा बस साकित सी उसे देखती रह गई। उसने खुद से कहा, हाँ, एकेडमी में अपने ऑफिस में बुलाकर। रोहा ने कहा, कह रहा था कि पेरेंट्स को भी भेजेगा, वो बोली। मुब्रा शिजदर सी रह गई। अगर मरवान रोहा में इंटरेस्टेड था तो काशिफ मिर्जा ने उसके और मुब्रा के रिश्ते की बात क्यों की? क्या अभी उन्हें मरवान की पसंद के बारे में कुछ पता नहीं था? मुब्रा, रोहा ने उसका बाजू हिलाया। हाँ, तू क्या कह रही थी? उसने पूछा। मेरे लिए एक रिश्ता आया है रोहा, अम्मी और अब्बू दोनों राजी हैं। कुछ दिनों तक वो सब घर वाले आएंगे। मुब्रा ने उसे मरवान के बारे में बताना मुनासिब नहीं समझा। ओहो, फिर अब? वो बोली। रोहा, मैं क्या करूं यार, मैं नहीं भूल पा रही उसे। मुब्रा बेबस सी हो गई। देख मुब्रा, फिलहाल तेरे सामने 2 टास्क हैं, वलीद तक रसाई और उस तक रसाई तक घर वालों को रोके रखना। पहले क्या करना है? रोहा ने पूछा। घर वालों को रोकना है, वो फौरन बोली। तो बस फिर अपनी अम्मी से बात कर, उन्हें इनकार कर दे, रोहा ने कहा। कैसे करूं? वो अब्बू के जिगरी दोस्त हैं यार, 25 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मुब्रा इंतहाई परेशान थी। एक चीज तो कुर्बान करनी पड़ेगी ना मुब्रा, मोहब्बत या मान, वो बोली। मुब्रा खामोश रह गई। एक बार इस रिश्ते से इनकार कर, फिर आगे का देखते हैं। रोहा ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। उन्होंने मरवान को अपने कमरे में बुलाया था। वहां काशिफ मिर्जा और फरहत के अलावा उसका बड़ा भाई भी मौजूद था। मरवान, बैठ यार, तुझसे एक जरूरी बात करनी है, काशिफ मिर्जा ने कहा। वो कुर्सी पर बैठ गया। मैं और फरहत इस हफ्ते हसीब की तरफ जाना चाह रहे हैं। माशाल्लाह अब तेरी नौकरी भी हो गई है, तो मेरे ख्याल से अब तेरी और मुब्रा की शादी कर। मरवान ने एकदम उन्हें टोका। मुब्रा? वो हैरान था। हसीब की इकलौती बेटी। अब्बू प्लीज, मैं खुद आपसे ये बात करने वाला था। मुझे मुब्रा से शादी नहीं करनी, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। उसने बम फोड़ दिया, और ये बम हसीब खान के घर उनकी इकलौती बेटी भी फोड़ चुकी थी। हसीब और आबदा दोनों हैरानी से उसे दरवाजे में खड़ा देख रहे थे। लेकिन आखिर मरवान के रिश्ते से इनकार की वजह क्या है? हसीब खान ने पूछा। अब्बू, बस मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुब्रा ने कहा। तूने कहाँ देख लिया उसे? आबदा ने पूछा। इंटर के दौरान देखा था, 1-2 बार एकेडमी में, वो बोली। मुब्रा, बच्चे, मैं जानता हूँ कि मरवान देखने में इतना हैंडसम और डैशिंग नहीं है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा इंसान है बेटे, हसीब खान ने कहा। अब्बू, बात उसके हैंडसम या डैशिंग होने की नहीं है। मैं खुद क्या हूँ? कुछ भी नहीं। लेकिन एक इंसान के लिए मेरा दिल ही राजी नहीं है तो फिर? वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता तो फिर? वो बोली। आंखें पानी से भर गई थी। मुब्रा, कोई और वजह तो नहीं है ना? किसी लड़के का चक्कर तो नहीं है? आबदा को गुस्सा आ गया। मुब्रा का दिल चाहा कि हाँ कह दे, लेकिन आबदा के तेवर देखकर डर सी गई। नहीं अम्मी, कोई नहीं है, बस मुझे मरवान से शादी नहीं करनी, वो सर झुका कर बोली थी। दूसरी जानिब काशिफ मिर्जा भी शजदर से उसे देख रहे थे। कौन है वो? मेरा एक दोस्त है साद मुगल, उसकी सिस्टर है रोहा मुगल, वो बोला। आप प्लीज उसके घर रिश्ता लेकर जाएं, वो बोला। मरवान, मैं हसीब से बात कर चुका हूँ, उसे यकीन दिला चुका हूँ कि तेरे लिए मुब्रा का हाथ ही मांगूंगा। 2 हफ्ते पहले मैं और फरहत उनसे बाकायदा तौर पर बात भी कर आए हैं, काशिफ मिर्जा कहते चले गए। काशिफ, मैंने कहा था ना कि पहले इससे बात कर लें, फरहत ने कहा। मुझे लगा था ये मेरा मान रखेगा, वो बोले। अब्बू प्लीज,
मैं 26 साल का जीता जागता इंसान हूँ, मेरी पसंद नापसंद भी तो हो सकती है कि नहीं, वो बोला। यही हाल दूसरी तरफ था। हसीब खान इंतहाई परेशान थे। मुब्रा, काशिफ मेरा बरसों का दोस्त है, मैं उसे कैसे इनकार करूंगा, वो बोले। अब्बू, आप उन्हें हाँ कहने से पहले एक बार मुझसे तो पूछ लेते, वो मुदम सा बोली। देख मुब्रा, ये अच्छा लगना ना लगना सारी फजूल बातें हैं। शादी के बाद शौहर अच्छा लगने लग ही जाता है, चाहे जैसा भी हो, आबदा ने कहा। अम्मी अबू, मेरी बात सुने। मैंने सारी जिंदगी अपने लिए इम्परफेक्ट का लफ्ज सुना है, और मैं जानती हूँ कि मैं इम्परफेक्ट हूँ। मेरा कद भी छोटा है, मेरा रंग भी साफ नहीं है, नैन नक्श भी बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, चश्मा भी लगा हुआ है। शायद मुझे पहनने ओढ़ने का भी इतना ढंग नहीं है, लेकिन अब्बू मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे खुद पर से इस टैग को उतारना है, कुछ बनना है, कहीं पहुंचना है, किसी बुलंद जगह पर जहां से लोगों को मेरा ये छोटा कद और सांवली रंगत नजर ना आए, जहां से उन्हें सिर्फ मुब्रा हसीब खान नजर आए। वो कहती चली गई। हसीब खान उसकी बात समझ गए थे। मुझे अभी शादी नहीं करनी अब्बू, सिर्फ मरवान ही नहीं, किसी से भी नहीं करनी। मुझे अब कुछ बनना है अब्बू, वो बोली। मरवान तुझे मना तो नहीं करेगा ये सब करने से, आबदा ने कहा। अम्मी प्लीज, 22 साल जो नजरें मैंने अपने वजूद के आर पर महसूस की हैं, वही मैं आने वाली पूरी जिंदगी में अपने शौहर के लिए बर्दाश्त करूंगी क्या? अम्मी, क्या मुझे हक नहीं है किसी बेहतर के लिए ख्वाहिश करने का, किसी बेहतरीन के लिए कोशिश करने का, वो बोली थी। ऐसा ही दूसरी तरफ था। मरवान, यार तू एक बार मुब्रा को देख तो ले, वो भी अच्छी है बेटे, काशिफ मिर्जा ने कहा। अब्बू, वो बहुत अच्छी होगी, लेकिन मुझे उससे शादी नहीं करनी। मैंने बड़ी मेहनत से खुद को किसी काबिल बनाया है अब्बू, सिर्फ इसलिए कि लोग मेरी खामियों को नजरअंदाज करके मेरी कामयाबियों की तरफ देखें। चाहे आप मुझे खूबसूरती का परस्तार कह लें, लेकिन ये सच है कि मुझे एक परफेक्ट लड़के से शादी करनी है अब्बू, वो बोला। काशिफ मिर्जा ने एक लंबी सांस भरी थी। साद मुगल की फैमिली भी अच्छी है अब्बू, मैं जानता हूँ उसे, फरहान पहली बार बोला था। मैं हसीब को क्या कहूंगा, इन सब के लिए सबसे मुश्किल काम यही था। वो उस दिन क्लास लेकर निकली तो ठिठक गई। उसे लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन वो वही था, वलीद अहमद। वो साद के ऑफिस से निकल रहा था। मुब्रा कुछ देर खड़ी सोचती रही, फिर उसके ऑफिस में चली आई। अभी उसकी अगली क्लास फ्री नहीं थी। ये कौन थे जो अभी आपके ऑफिस से निकले हैं? उसने पूछा। ये वलीद है, इसे इंग्लिश के लिए रखा है। वो बड़ी फुर्सत से उसकी तरफ मुड़ा। लेकिन ये तो मरवान मिर्जा की एकेडमी में पढ़ाते थे, वो हैरानी से बोली। वहां से छोड़ दिया है इसने। क्यों? वो खिटक गई। साद ने कंधे उचका दिए कि उसे नहीं पता, हालांकि उसे पता था। वलीद को खुद मरवान ने जवाब दे दिया था। ये बात उसे 2 दिन बाद रोहा की जुबानी पता चली। वो उससे मिलने कोचिंग सेंटर ही चली आई थी। अब तो वारे न्यारे हो गए हैं तेरे, उठते बैठते दीदारे यार करती है मुब्रा मैडम, वो उसे मुसलसल छेड़ रही थी। रोहा आहिस्ता बोल, मुब्रा झीम सी गई। अच्छा, तुझे पता है उसे मरवान मिर्जा ने निकाल बाहर किया था? रोहा उसके कान में घुसी। क्या? वो दंग रह गई। हाँ, मुझे साद ने बताया है। उसका वहां किसी स्टूडेंट से चक्कर चल पड़ा था। साद बता रहा था कि वैसे भी वो जरा फ्लर्टी सा है। साद के पास ज्यादातर मेल स्टूडेंट्स है ना, इसलिए उसने इसे रख लिया है, वरना कभी ना रखता। रोहा कहती चली गई। मुब्रा को यकीन नहीं आया था। साद ने मुझे तो नहीं बताया इस बात का, वो धीरे से बोली थी। अगले ही दिन वो साद के सर पर पहुंच गई। उसकी मोहब्बत पर इल्जाम लगा था। अब भला उसे कहाँ चैन आना था? मुझसे झूठ क्यों कहा? कौन सा झूठ? यही कि मरवान मिर्जा ने वलीद को खुद अपनी एकेडमी से निकाल दिया है, मुब्रा ने कहा। साद मुदम से मुस्कुराया। देखें मुब्रा, मेरे ख्याल से अच्छे लोगों को बस अच्छी बातों से ही सरोकार रखने चाहिए। मैंने जानबूझकर नहीं बताया आपको भला वलीद अहमद के फ्लर्ट से क्या सरोकार? साद ने कहा, और मुब्रा बोल नहीं सकी थी। उस दिन काशिफ मिर्जा और फरहद दोनों मरवान का रिश्ता लेकर रोहा के घर चले आए। उनका मुद्दा सुनकर कोकब तो हैरान ही रह गई। झटपट कॉल करके उन्होंने साजिद मुगल को बुलाया था। हम अपने बेटे की ख्वाहिश पर यहाँ आए हैं। मरवान आपकी बेटी से शादी करना चाहता है और उसकी इस ख्वाहिश में हम उसके साथ हैं, काशिफ मिर्जा ने कहा। साजिद मुगल और कोकब बस एक दूसरे को देख कर रह गए थे। तभी रोहा चाय लेकर आई। वो अपने आम सहूलिये में भी परफेक्ट ही थी।
काबिल सताइश कद, मुतनासिब सा सरापा, लंबे बालों को बस रबर बैंड लगाया हुआ था, दुपट्टा सर पर लिया हुआ था, मेकअप से पाक झलमिलाता हुआ चेहरा और इंतहाई खूबसूरत नैन नक्श। अब की बार एक दूसरे की तरफ देखने की बारी काशिफ मिर्जा और फरहत की थी। हम मशवरा करके आपको बताएंगे काशिफ साहब, साजिद मुगल ने बस इतना ही कहा था। वो चाय का कप पकड़े अपना लेक्चर देख रही थी जब वो उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। मुब्रा ने बस एक नजर उसे देखा था। कैसी हैं मैडम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो बोली और कनखियों से उसे देखा। ग्रे लाइनिंग वाली पैंट के साथ व्हाइट शर्ट पहने, साथ ग्रे लाइनिंग वाला कोट, ब्लैक शूज और हमेशा की तरह इंतहाई वजीह सा चेहरा। वो बिल्कुल परफेक्ट था। स्टूडेंट्स बहुत तारीफ करते हैं आपकी मिस मुब्रा, वो बोला। मुब्रा बस मुस्कुरा कर रह गई थी। एमएस भी करेंगी? उसने पूछा। जी मैंने अप्लाई किया है एमएस के लिए, वो बोली और फिर उसे देखा वो अपने मोबाइल में मगन हो गया था। एक बात पूछ सकती हूँ आपसे मिस्टर वलीद? उसने हिम्मत करने की ठान ही ली थी। जी जी पूछे। आपके क्या लाइफ प्लान्स हैं? फिलहाल तो किसी अच्छी सी जॉब की तलाश है। 4 साल से प्राइवेट कॉलेजेस में जलील हो रहा हूँ। एमफिल भी करना है, वो मुस्कुराते हुए बोला। और शादी? उसने थूक निगलते हुए पूछा। वलीद हंसता चला गया। आजकल शादी नौकरी के साथ मशरूत हो गई है मैडम। नो जॉब नो मैरिज, वो बोला। जॉब मिल जाएगी तब तो करेंगे ना, मुब्रा ने कहा। हाँ जी जरूर, वो बोला। मुझसे करेंगे? वो कह ही गई। वलीद यकदम खामोश हुआ था। पहली बार उसने बड़ी फुर्सत से अपने सामने बैठी उस लड़की को देखा जो बड़ी आम सी थी। आम सा सूट पहने, दुपट्टा ओढ़े, बिना मेकअप के उसके सामने बैठी थी। फिलहाल उसके पास कुछ भी नहीं था, ना कोई ब्राइट फ्यूचर, ना कोई पोस्ट, ना कोई रुतबा। देखिए मुब्रा, हो सकता है मेरी बातों से आपका दिल टूट जाए, लेकिन ये इस दुनिया का तल्ख तरीन सच है कि मर्द चाहे खुद जैसा भी हो, लेकिन बीवी के रूप में अपनी जिंदगी में आने वाली लड़की के लिए वो 2 चॉइसेस रखता है। या तो वो बहुत खूबसूरत और अमीर हो, या फिर वो बहुत कामयाब और मशहूर हो। एंड आई एम रियली सॉरी टू से, यू आर नॉट एनीथिंग। वो सच ही तो कह रहा था। मुब्रा ने सर झुका लिया। अगर कामयाब हो जाऊं तो, मशहूर हो जाऊं तो? उसने पूछा। तो हो सकता है मुझे पहला वाला ऑप्शन चाहिए हो, वलीद ने कहा। मुब्रा बोल नहीं सकी। मुब्रा मैं गांव से ताल्लुक रखता हूँ। अपनी फैमिली में बस मैं ही इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। मेरे 3 भाइयों में से कोई भी इतना नहीं पढ़ा। एंड आई नो आई एम चार्मिंग, हैंडसम एंड हैव अ गुड पर्सनालिटी। तो मुझे लाइफ में भी कुछ ऐसा ही चाहिए। वो खड़ा हो गया। आई एम सॉरी, अगर आपका दिल दुखा हो तो, वो मौजरत करते हुए बोला था। अम्मी, वो जरा भी प्यारा नहीं है। रोहा को मरवान के रिश्ते में बस यही एक एतराज था। जो प्यारे हैं उनके करतूत भी तो देखना फिर किस किस्म के निकलते हैं, कोकब ने कहा। अम्मी, मरवान का रिश्ता बहुत मुनासिब है। इतनी अच्छी जॉब है उसकी, इतनी कामयाब एकेडमी चला रहा है वो, और फिर उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। 2 भाई फौज में हैं उसके। साथ कहता चला गया। इतना छोटा सा कद है उसका। रोहा का दूसरा एतराज। तूने खजूरें उतरवानी है उससे? कोकब को गुस्सा आ गया। मेरे साथ खड़ा हुआ छोटा लगा करेगा मुझसे, वो तड़खी। रोहा यार बकवास न कर, इतना भी बोना नहीं है वो। साथ दिल मिला गया। अम्मी मैं बता रही हूँ, मैंने अपनी शादी पर पेंसिल हील जरूर पहननी है। रोहा ने दुहाई दी थी। चुप कर जाओ, दफा हो जा अपने कमरे में। कोकब को ताव आ गया था। वो तन फन करती ऊपर चली गई। साथ इस रिश्ते से 100% मुतमईन था। चंद दिन बाद वो तीनों काशिफ मिर्जा के घर पहुंच गए। मरवान के लिए उसे किसी भी किस्म की छानबीन करवाने की जरूरत नहीं थी। वो उसका देखा भाला था, हर किस्म के नशे पानी से बिल्कुल पाक था। मरवान को पहली नजर देखकर कोकब का पूरा दिल ही डूब गया था। वो कहीं से भी रोहा का जोड़ नहीं था। वहां बैठे बैठे उनका दिल उचाट हो गया। घर वापस आकर वो चुप चुप ही थी। अम्मी क्या हो गया? शाम तक रोहा तंग आ गई। आखिरकार वो खाने की मेज पर फट पड़ी। साजिद साहब, आप उन्हें इनकार कर दे, रोहा का कहीं और सबब बन जाएगा, वो बोली। अम्मी मेरी बात सुने, रोहा के लिए मरवान से बेहतर रिश्ता कोई नहीं है। इतनी अच्छी जॉब है, इतनी कामयाब एकेडमी चलाता है वो, फैमिली भी अच्छी है। साथ कहता चला गया। साथ अब तू मेरी बात सुन।
सारी जिंदगी ये लड़की मुझे कोसेगी कि मेरा जोड़ नहीं देखा। सारे रिश्तेदारों की जुबानें खुल जाएंगी कि शहजादी जैसी लड़की कहाँ दे दी। मैंने खानदान वालों के न जाने कितने बेजोड़ रिश्ते से इनकार किए हैं। कोकब कहती चली गई। लेकिन अम्मी, साजिद मुगल ने उसकी बात काट दी। साद, तेरी माँ ठीक कह रही है बेटा, तेरी सारी बातें दुरुस्त होंगी, लेकिन वो लड़का रोहा के जोड़ का नहीं है यार। ये तो बांस की तरह लगेगी उसके साथ खड़ी होकर। साजिद मुगल ने कहा। साद बस एक लंबी सांस भर कर रह गया। अब्बू, आप बस उन्हें मना कर दें, रोहा की जान पर बनी हुई थी। वो और काशिफ मिर्जा एक ही चैम्बर में बैठते थे। उस दिन भी चाय वाला चाय के 2 कप रख कर गया तो हसीब खान ने उनसे बात करने के लिए हिम्मत जमा की। काशिफ यार, मैं तुझसे बड़ा शर्मिंदा हूं, उन्होंने खनखार कर कहा। काशिफ मिर्जा ठिठक गए। क्या हुआ हसीब? यार, गलती मेरी भी है, मुझे तुझे हाँ करने से पहले एक बार मुब्रा से पूछ लेना चाहिए था। वो इंतहाई शर्मिंदा थे। काशिफ यार, मुब्रा राजी नहीं है, वो धीमा सा बोले। और काशिफ मिर्जा की वो हालत थी जैसे किसी मारते को छुड़वा लिया गया हो। हसीब यार, ना कर, इतना शर्मिंदा ना हो यार, उससे ज्यादा शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। मरवान भी राजी नहीं है। वो एकदम बोले। हसीब खान शिजदर से उन्हें देखते रह गए। गलती मेरी ही है, मैंने फरहान और इमरान की दफा दोनों से पहले पूछा, लेकिन मरवान की दफा सोचा कि उससे भला कौन पसंद करेगी। उसके लिए तो मुब्रा का रिश्ता किसी नेमत की तरह लगा, लेकिन मैं ये भूल गया कि वो भी तो जीता जागता इंसान है, उसकी भी पसंद नापसंद हो सकती है। काशिफ मिर्जा कहते चले गए। बिल्कुल ऐसा ही है काशिफ, मुझे भी मुब्रा से पूछना चाहिए था। वो बोले। चल छोड़ हसीब, अच्छा है बात क्लियर हो गई। जिंदगी कौन सा हमारी है, जिंदगी तो बच्चों की ही है ना, काशिफ मिर्जा ने कहा। वो साजिद मुगल है ना, कमीशन शॉप वाला, जिसके बेटे की एकेडमी में रोहा पढ़ाती है, उसकी सिस्टर से शादी करना चाह रहा है मुरवान, उन्होंने कहा। अच्छा, साद मुगल की बहन से? हाँ, वही, रोहा मुगल से। मैं और फरहत देख कर आए हैं बच्ची को, माशाल्लाह खूबसूरत है। वो भी देख गए हैं मुरवान को, अब देखो क्या कहते हैं। वो कहते चले गए। मुझ में हिम्मत ही नहीं थी हसीब तुझसे बात करने की, रोज सोचकर चुप हो जाता था। शुक्र है आज मेरा दिल हल्का हो गया, काशिफ मिर्जा ने कहा। खुदा खैर करेगा काशिफ, हसीब खान को खुद भी मुतमईन हो गए थे। उन्होंने इनकार कर दिया है, अब बता। मरवान खामोश सा काशिफ मिर्जा के सामने बैठा था। वो तासुब से उसे देख रहे थे। मरवान, तू बच्चा तो नहीं है यार, पीतल पर सोने का पानी चढ़ाकर भी वो पीतल ही रहता है बेटे। उन्हें दुख भी हुआ था। दौलत से, शोहरत से, मर्तबे से औकात नहीं बदल जाती मरवान मिर्जा, वो धीमे से बोले थे। चलें बस करें। उसका झुका हुआ सर देखकर फरहत के कलीजे पर हाथ पड़ा था। एक लड़की रिजेक्ट होने के बाद जिस अजियत से गुजरती है उसका अंदाजा तो शायद हम सब कर सकें, लेकिन सोचें एक लड़के की रिजेक्शन, शक्ल सूरत पर, कद काठ पर, जिस्सामत पर, सोचें। वो बस खामोशी से खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। 100 बार उसने रोहा को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो शायद उसका नंबर ब्लॉक कर चुकी थी। अगला पूरा दिन भी उसका दिल महसूसता ही रहा। आखिरकार जब हद हो गई तो मगरिब के बाद वो खुद साजिद मुगल के घर चला आया। साद घर पर ही था। वो उसे ड्राइंग रूम में ले आया। साद, मुझे तुम्हारे अब्बू से बात करनी है, वो बोला। साद समझ गया था वो साजिद और कोकब दोनों को बुला लाया। अंकल, आंटी, मैं बहुत खुश रखूंगा आपकी बेटी को, प्लीज। वो आ तो गया था लेकिन अब अल्फाज डगमगा रहे थे। हलक में थूक फंस रहा था, कलेजा मुंह को आ रहा था। देखो बेटा, ये जो वालिदैन होते हैं ना, ये खुद चाहे अपनी जिंदगी में हजारों समझौते कर चुके हों, लेकिन जब औलाद की बारी आती है तो उसके लिए समझौता नाम का ये लफ्ज उनकी डिक्शनरी से बिल्कुल ही निकल जाता है। साजिद मुगल ने कहा। मैं जानता हूं अंकल कि आप किस समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि इस एक समझौते के अलावा आपकी बेटी को कभी कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा। मेरी शक्ल सूरत से कतई नजर, मेरे कद काट से कतई नजर, अगर कोई इशू है तो बताएं, मैं उसे खुद दूर करूंगा। वो कहता चला गया। रोहा दरवाजे से बाहर कान लगाए खड़ी थी। साजिद मुगल ने बेबसी से कोकब की तरफ देखा। वो भला उसे क्या कहते। देखो बेटा, हमारी एक ही बेटी है और हम चाहते हैं कि उसका जोड़ तो अच्छा बने। कोकब इससे ज्यादा साफ अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती थी।
मरवान खामोश बैठा रह गया। फिर थोड़ी देर बाद चला गया। चाय भी यूं ही छोड़ गया। उसके जाते ही साद भड़क गया था। आप दोनों का कोई हाल नहीं है वैसे, दुनियावी खूबसूरती को लेकर बैठे हुए हैं। क्या मतलब है कि उसके साथ रूहा का जोड़ नहीं बनता? अम्मी आखिर उसे है क्या? बस एक कद ही जरा सा छोटा है ना। आप उसकी एक खामी को उसकी 1000 खूबियों पर कुर्बान नहीं कर सकती, वो बोली। साथ लोग क्या कहेंगे? अम्मी दफा करें लोगों को, बेचारा फकीरों की तरह मिन्नत करके गया है, और क्या करे? अब्बू, क्या गारंटी है इस बात की कि रोहा के लिए ढूंढा हुआ कोई हीरो बाद में विलन नहीं निकलेगा? मैंने खुद देखे हैं जरा जरा से शक्ल सूरत के लड़कों के 1000 अफेयर्स। क्या करेंगे फिर हम? इतनी अच्छी पोस्ट है इसकी, इतना कामयाब है, इतनी शोहरत है, अच्छा कमाता है, और पता नहीं क्या चाहिए। वो भरा पड़ा था। रोहा एक तरफ खामोश खड़ी थी। वो खड़ी है रोहा, पूछ ले इससे, कोकब ने कहा। क्या तकलीफ है तुम्हें? कोई तकलीफ नहीं है, आप उसे साफ कह दें कि रोहा नहीं मानती, बस। वो कहकर ऊपर चली गई थी। उसने भी बिल्कुल उन्हीं रास्तों पर कदम रख दिए थे जिन पर से मरवान गुजर कर गया था। उसने डिस्टेंस लर्निंग में MS अप्लाई किया था, साथ साथ कोचिंग सेंटर भी जारी था। इस दौरान उसने कुछ अरसे के लिए एक प्राइवेट सेंटर से ई-कॉमर्स के कोर्सेज भी किए। हर तरह से ऑनलाइन वर्किंग का तजुर्बा भी हासिल करने लगी। हसीब खान और आबदा की तरफ से वो जरा सी पुरसुकून थी कि फिलहाल उसके लिए कोई रिश्ता नहीं देख रहे। मोबरा ने उन्हें अपने MS तक टाला हुआ था। वलीद ने अपना कॉलेज बदल लिया था, अब वो कहीं और लेक्चर देने जाने लगा था। कुछ अरसे बाद उसकी साथ से भी तू मैं हो गई, सो उसका कोचिंग सेंटर भी छोड़ दिया। बहरहाल मुबरा ने उसका नंबर सेव कर रखा था और वो वक्तन फवक्तन उसकी खबर ले लिया करती थी। वो भी एक ऐसा ही दिन था। उसे एक अनजान नंबर से कॉल आई। जी कौन? मुबरा हसीब खान। जी बात कर रही हूँ। मैं मरवान मिर्जा अर्ज कर रहा हूँ। वो ठिठक गई, फिर उठकर बाहर निकल आई। जी सर, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। मुबरा, मैंने आपका नंबर साथ से लिया था। काइंडली अगर वो इस बारे में पूछे तो कह दीजिएगा कि मुझे एक पॉइंट डिस्कस करना था प्लीज, वो बोला। ओके, लेकिन आपने डिस्कस क्या करना था? वो मुद्दे पर आ गई। एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। मेरे घर वाले आपकी दोस्त रोहा मुगल के लिए रिश्ता लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है, उसने कहा। मुबरा चुपचाप सुनती रही। ये उसे पता था, रोहा ने उसे मरवान की सारी कोशिशों के बारे में बताया था। उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है मुबरा, प्लीज अब उसे कहें कि बस एक बार मेरी बात सुन ले। आप उसकी बेस्ट फ्रेंड है, मैं पर्सनली आपसे मिलने आ जाता, लेकिन साथ को शक हो जाएगा। प्लीज मेरी इतनी सी मदद कर दें, उससे कहें एक बार मेरी बात सुन ले। वो कहता चला गया। ठीक है, मैं कहूंगी उसे, मुबरा ने धीरे से कहा। उसी रात उसने डिनर के बाद अपने कमरे में आकर रोहा को कॉल मिला ली। रोहा, यार उसका नंबर क्यों ब्लॉक किया? उसने पूछा। वो मुझे कॉल करके इनकार की वजह पूछेगा मुबरा, मैं क्या कहूंगी? वो बोली, वही जो मुझे कहती थी कि मास्टर जी का कद मुझसे भी छोटा है। मुबरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यार कसम से मैंने ऐसा कभी मजाक में नहीं कहा था, फिर पता नहीं क्यों मेरा कहा मुझे पर उल्टा पड़ गया। यार वो तो पीछे ही पड़ गया है। वो रोहासी हो गई। रोहा सुन यार, किसी की फीलिंग्स के साथ ऐसे नहीं खेलते, एक बार उसकी बात तो सुन ले। मैंने नहीं सुननी। रोहा, उसकी कॉल आई है मुझे, इतनी बार रिक्वेस्ट की है उसने कि रोहा से कहीं एक बार मेरी बात सुन ले। काम देख ले उसके, पहले पेरेंट्स को भेजा, फिर खुद आ गया, फिर पिछले 2 हफ्तों में जितने मुमकिन हो उतने लोग हमारे घर भेज चुका है, अब तुझे कॉल कर दी। रोहा तड़क गई। हो सकता है तुझसे सच्चा प्यार करता हो रोहा, तभी तो इतनी कोशिशें कर रहा है, एक बार सुन तो ले क्या कहता है। रोहा ने मारे बांधे ही उसका नंबर अनब्लॉक किया था। एक बात पूछूं आपसे, वो उस दिन क्लास लेकर आई तो साथ ऑफिस में ही था। 1000 पूछे? वो बोला, ये जो वलीद अहमद है उनका घर कहाँ है? क्यों, आपने खीर देने जाना है? साद हैरानी से बोला। मैं सीरियस हूँ, गांव में है, यहाँ से 10 किलोमीटर है, तकरीबन बड़ा कोठी नुमा घर है। उनका 4-5 कमरे हैं, स्टेशन नुमा बरामदा, 2 एकड़ का सहन। वलीद साहब के कमरे में एक सिंगल बेड पड़ा है और एक कुर्सी टेबल। और मुबरा के मुसलसल घूरने पर वो हंसता चला गया था। साद मुगल, जस्ट शट अप, वो बोली। अगर जाना है तो मैं ले चलूंगा किसी दिन, वो बोला।
ऐसे नहीं जाना, मुस्तकिल जाऊंगी किसी दिन। वो मुस्कुराती हुई वहां से उठ गई थी, ये देखे बिना कि साद मुगल की दिल की दुनिया कैसे तहस नहस हो गई थी।